स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल यूनिट्स करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास सब रिटन में ही है, तो हमने रिटन में ही ये सारे लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखेंगे तो आपको पहले मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा। मैंने पहले यहाँ पर लिख दी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। पहले फंडामेंटल यूनिट्स, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तभी उनके यूनिट 7 हुए। और हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। मैंने बताया था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। सिमिलरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मीटर। मीटर जो है वो आपको पता है कि किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो मीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वुड यू डिफाइन द मीटर, ठीक है। ये जो सारे हमारे पास यूनिट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे जो हैं आपको मिलेंगे फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर जाओगे। पेरिस में सेवरस नाम की एक जगह है, वहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हैं। वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मीटर भी रखा हुआ है, किलोग्राम भी रखा हुआ है, सेकंड भी रखा हुआ है, केल्विन रखा हुआ है, कैंडेला भी रखा हुआ है, जितने भी स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। तो उनकी आगे कॉपी कर करके आपके पास आई हुई है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने 1 मीटर स्टैंडर्ड देखना है, राइट, जिसको हम पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। उसकी एग्जांपल जैसे किलोग्राम है, आपने वो देखना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, पेरिस जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक है। पहले आप फ्रांस में जाओ, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जाओ। पेरिस में फिर सेवरस नाम की जगह है, वहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, राइट। तो अब हम फंडामेंटल यूनिट मीटर की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो मीटर में पहले आप डेफिनेशन पढ़ो। 1 मीटर इज द लेंथ इक्वल टू 1650763.3 वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन emitted due to transition between the level 2p10 and 5d5 of the isotope of krypton 86 atom। समझ आया? हाय रे नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ आया जी क्या बोल रहा है। अब मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। हमारे पास क्रिप्टॉन 86 एटम है। 86 मतलब पता है आपको, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है उसका। आइसोटॉप ऑफ क्रिप्टॉन 86 एटम है। उसमें जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं 2p10 और 5d5, उसमें ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन का मतलब पता है ना आपको, राइट। ट्रांजिशन का मतलब एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, जंप करता है ना। ऐसे ही होती है ना ट्रांजिशन वगैरह। तो हम जब आप आगे फिजिक्स में आओगे तो मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। इसको छोड़ो, आप कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। सिंपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब ट्रांजिशन होती है फ्रॉम 2p10 और 5d5 में आइसोटॉप ऑफ क्रिप्टन एटम में, तो वहां से रेडिएशन एमिट होती है। और वो रेडिएशन, उसकी कंडीशन क्या है, वो क्यू में एमिट होनी चाहिए। अगर वहां पर इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही हैं तो उसको 1 मीटर बोलेंगे। मतलब अगर इतनी वेवलेंथ निकली है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 मीटर इज द लेंथ इक्वल टू 1650763.3 वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द लेवल 2p10 एंड 5d5। मतलब सिंपल सी बात है, क्रिप्टॉन 86 एटम है, उसमें ट्रांजिशन हो रही है 2p10 और 5d5 में, राइट। वहां से रेडिएशंस निकल रही हैं, वैक्यूम में निकल रही हैं, और कितनी वेवलेंथ की निकली, 1650763.3 वेवलेंथ, मतलब इतनी वेवलेंथ निकली। क्लियर। वो किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर। समझ आ गया? अब तो समझ आ गया। मतलब क्रिप्टॉन 86 ट्रांजिशन बिटवीन 2p10 एंड 5d5 लेवल, वहां से रेडिएशन निकलेगी, तो वो किसके बराबर होगी, तो 1 मीटर इज इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 1650763.3 वेवलेंथ। बात खत्म। समझ आएगी, देसी तरीके से समझ आती। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आ गया किलोग्राम। किलोग्राम को पढ़ो जरा ध्यान से, है ना। क्या बोल रहा है, इट इज द मास ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम, हैविंग इट्स डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट, बोथ इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ऑफ सेवरस नियर पेरिस, फ्रांस। चलो फ्रांस चलते हैं, आजकल तो बंद ही है ना, कोरोना ने आना जाना भी बंद किया, कहाँ जाएंगे, तो आप यहीं पर देखो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, समझ आई, क्रैम करनी है आपने, लेकिन क्रैम करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, भूल जाओगे। अब मैं आपको याद कराता हूं, 1 मिनट में याद करा दूंगा। मतलब आपने फ्रांस जाना है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, पेरिस में सेवरस नाम की एक जगह है, वहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, ठीक है। वहां पर आपने जाना है, तो वहां पर आपको एक सिलेंडर मिलेगा,
वो सिलेंडर होगा प्लैटिनम और इरिडियम का, जिसमें 90% प्लैटिनम होगा और 10% इरिडियम होगा, और उस सिलेंडर का जो डायामीटर है वो उसकी हाइट के बराबर होगा। मतलब उसकी डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर है और हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर है। गॉट इट? समझ आ गई? बस डेफिनेशन याद होगी। मतलब आप फ्रांस जाओ, फ्रांस पे उसकी कैपिटल पेरिस में जाओ, पेरिस में सेवरस है, सेवरस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हैं, वहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ, वो किसका बना हुआ है? दैट इज प्लैटिनम एंड इरिडियम। और उसमें प्लैटिनम कितनी है? 90%, इरिडियम कितनी है? 10%, राइट। और उसका डायमीटर कितना सिलेंडर का? जितनी उसकी हाइट है। मतलब हाइट और डायमीटर, जितना मोटा है उतना ही लंबा है वो, राइट। हाइट और डायमीटर उसका क्या है? सेम है। तो हाइट उसकी कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। याद हो गया? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आ गया सेकंड की डेफिनेशन याद करो। इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑक्यूपाइड बाय 91926317770 वाइब्रेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम इन द ग्राउंड स्टेट। नहीं समझ आया? मुझे भी नहीं आया। बताओ क्या बोला है? कहता है ये टाइम इंटरवल है occupied by 91926317770 vibrations corresponding to the transition between two hyperfine levels of cesium-133 atom in the ground state। कहता हमारे पास क्या है? सीजियम 133 एटम है, 133, उसमें दो हाइपरफाइन लेवल्स हैं, उसमें ट्रांजिशन हो रही है ग्राउंड स्टेट में ही। दो हाइपरफाइन लेवल्स हैं सीजियम 133 एटम के ग्राउंड स्टेट में, उसमें ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो जब ट्रांजिशन हुई उसमें वाइब्रेशंस निकली हैं, तो उस वाइब्रेशन में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है? 91926311770 वाइब्रेशन। इतनी वाइब्रेशन ने टाइम इंटरवल कितना लिया? टाइम इंटरवल ऑक्यूपाइड बाय 91926317770 वाइब्रेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन। मतलब जब दो हाइपरफाइन लेवल्स सीजियम 133 एटम, वो भी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, उसमें क्या हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है, तो वहां से वाइब्रेशंस निकल रही हैं। कितनी वाइब्रेशंस निकल रही हैं? मैंने आपके सामने फिगर रख दी। जितने टाइम इंटरवल में ये वाइब्रेशंस निकली उसको हम क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड। अभी भी नहीं समझ आया? चलो देसी तरीका देखो। क्या बोलना हमने? मेरे पास सीजियम 133 एटम है, उसमें दो हाइपरफाइन लेवल्स हैं और ग्राउंड स्टेट में एटम। ग्राउंड स्टेट में एटम है, उसमें 2 हाइपरफाइन लेवल्स हैं, उसमें ट्रांजिशंस हो रही है। जब उसमें ट्रांजिशंस हो रही है तो उसमें वाइब्रेशंस निकली हैं कितनी? 91926317770। तो इन वाइब्रेशंस में जो टाइम इंटरवल है, इतनी टाइम इंटरवल ऑक्यूपाइड बाय दीज वाइब्रेशंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड बोलेंगे। समझ आ गई? बार बार सुनना है, क्योंकि सुनने से ही आएगा, देखने से नहीं आएगा। उसके बाद आ गया केल्विन। केल्विन की बात हम कर रहे हैं, तो केल्विन क्या है? व्हाट इज केल्विन? केल्विन इट इज डिफाइंड एज, केल्विन है किसका यूनिट है? ये बताओ। केल्विन जो है दैट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है। तो ये क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज 1/273.16 फ्रैक्शंस ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? यहां पर तीनों की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यहां पर आपके पास सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैसीय स्टेट भी होगी। सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट, ये तीनों को एग्जिस्ट करती हैं। मत थोड़ा सा इधर चल गया तो लिक्विड बन जाएगा, वो इधर चल गए सॉलिड, इधर चल गए तो गैसीय स्टेट में आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। समझ आ गई? तो ट्रिपल पॉइंट क्या हुआ? द टेम्परेचर एट विच द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन हुई, वो लिक्विड बन जाएगा या गैस बन जाएगा, सॉल्ट बन, मतलब वो को एग्जिस्ट कर रही हैं तीनों की तीनों स्टेट्स, ठीक है, वाटर की। तो वो क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज 1/273.16 फ्रैक्शंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, उसकी इतनी फ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर होती है? केल्विन के बराबर होती है। बात समझ आ गई? क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा कैंडेला। व्हाट इज कैंडेला? कैंडेला क्या होता है?
तो वन कैंडेला जो है दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ 1/6। कितनी जीरोस हैं, काउंट करो यार, काउंट करो जीरोस में, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कितनी जीरोस हैं इसमें। ध्यान से देखना, हमारे पास जो हम कैंडेला की बात कर रहे हैं तो कैंडेला क्या है, वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन of a surface of 1/60000 square meter of a black body at a temperature of freezing platinum 2046.65 Kelvin under a pressure of 101,325 Newton per square meter। नहीं समझ आया ना, नहीं आया बस अब बोलो कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो कैंडेला क्या है, दैट इज a यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, हम कैंडेला को क्या मानते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और किस डायरेक्शन में, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किस सरफेस के, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ 1/60000 स्क्वायर मीटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम। प्लेटिनम देखो हमारे पास क्या है, प्रेशर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम दिया हुआ है 2046.65, राइट। तो कैंडेला क्या हुआ फिर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुई। कैंडेला क्या हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किस सरफेस के, ब्लैक बॉडी के सरफेस के। और ब्लैक बॉडी का सरफेस हमने कितना लिया, मैंने आपके सामने फिगर बना दी, ये फिगर बना दी। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जितना टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्लेटिनम का, और प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना। उस टाइम जो आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकलती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडेला बोलते हैं। पॉइंट समझ आ गया, मतलब कैंडेला जो है दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो ब्लैक बॉडी के सरफेस से निकल रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, राइट। और ब्लैक बॉडी का सरफेस है इतना, और टेम्परेचर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम सामने है आपके, और प्रेशर कितना है, इतना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडेला बोलते हैं। समझ आ गया, ओके वेरी गुड। उसके बाद बेटा आ गया एम्पियर। व्हाट इज एम्पियर, 1 ampere is that constant current when flowing through each of two straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section held 1 meter apart in vacuum exert a mutual force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया है ना, समझाऊंगा अब आपको। चलो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर छोटा सा, मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर है। तो 1 एम्पीयर क्या हो, कांस्टेंट करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच, यहां पर मैंने 2 बार लिख दिया ना, व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। ये 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स पता है ना, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, राइट। ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, इनका जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत कम है। और दे आर प्लेस्ड अपार्ट 1 मीटर, उनमें डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। अब वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, उनकी इनफाइनाइट लेंथ है, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, नेग्लिजिबल है, और वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, और उनमें डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। 2 कंडक्टर 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, और वो कंडक्टर जो है इनफाइनाइट लेंथ के हैं, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, और उन दोनों में से कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जब उनमें से करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स। ये कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर कर रहा है। जब आप +2 में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। मतलब फोर्स लग रही है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो जो म्यूचुअल फोर्स है वो इतनी है। कितनी लगेगी, इतनी, सारी कंडीशन करके। तो जब उसमें से इतनी फोर्स लगेगी तो जो उसमें से करंट फ्लो होगा उसको हम 1 एम्पीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 एम्पीयर। मतलब 1 एम्पीयर वो कांस्टेंट करंट है जो फ्लो करता है 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर में, और वो कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, और उनका
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है, और उनमें डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो वो जो कांस्टेंट करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। कब, जब ये फोर्सेस जो हैं वो इतनी म्यूचुअल फोर्स इतनी लगेगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है। मतलब आपने यहां से याद करना है, दो कंडक्टर पैरेलल हैं और कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, और दूसरा उनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत नेग्लिजिबल है और उनमें डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, उनमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो अगर उनके ऊपर इतनी फोर्स लगती है तो वो जो कांस्टेंट करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। गॉट इट, समझ आ गई बेटा। उसके बाद आ गया हमारे पास मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? मोल जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ atoms as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये तो सिंपल आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में एटम्स होंगे, राइट, कितने होंगे आपको पता है, एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा हुआ आपने। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ, मतलब जितने कार्बन 12 में एटम्स होंगे उतने ही एटम उस सब्सटेंस में होंगे, ठीक है, क्लियर है। उस सब्सटेंस में होंगे तो उसका जितना अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। मान लो मेरे पास एक ये सब्सटेंस है, ये है कार्बन 12, ठीक है, कितना ग्राम है इसके, 12 ग्राम। इसमें कोई ना कोई एटम होगा, इसमें जितने एटम होंगे, राइट, उतने ही एटम इस सब्सटेंस में होने चाहिए। तो इसका कितना अमाउंट लेना है हमने कि इसमें जो एटम है वो इसके बराबर हो जाए, वो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, मोल होगा, ठीक है कि नहीं। मतलब इस सब्सटेंस को हमने वेइंग करना है, उतना सब्सटेंस लेना है हमने ताकि इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इसके बराबर हो जाएं। किसके बराबर, जितने एटम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं, ठीक है। ये कार्बन 12 आइसोटोप हम दे हैं कार्बन का, जितने इसमें एटम होंगे उतने ही एटम क्या होने चाहिए, इसमें होने चाहिए। तो वो अमाउंट कितना लेना है ताकि इसमें एटम इसके एटम के बराबर हो जाए 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है that is known as mole। समझ आ गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains the same number of elementary atoms as there are atoms in 12 ग्राम of carbon 12। समझ आ गई, क्लियर है। उसके बाद ये तो 7 के 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए बेटा। अब हम करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम ऐसे ही करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास क्या क्या है, एक रेडियन है और एक है हमारे पास स्टेरेडियन। सो रेडियन हमारे पास क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। मैंने पहले बताया था कि रेडियन जो है दैट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनना। कहता 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, right? So plane angle that is d theta that is equal to ds upon r where r is the radius, right? और इसके यूनिट हो रहे हैं एंगल के, that is रेडियन। क्या बोलेंगे हम इसको, रेडियन। तो रेडियन जो है समझा है, इट इज द प्लेन एंगल, सॉरी 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कैसे, नहीं समझ आया आपको, है ना। ये तो पता है ना कि व्हाट इज रेडियन। अब रेडियन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सिंपल आप क्रैम करोगे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये एग्जैक्ट बना कैसे। इसको ध्यान से देखना। ये देखो मेरे पास ये है एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, r, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है जिसका एक रेडियस क्या है, r। मैंने सर्कल ऐसे नहीं बनाया। अब उस जितना उसका रेडियस है ना, राइट, उतना ही मैंने उस सर्कल के ऊपर आर्क ले लेनी है। दिस इज आर्क। जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा ना, ये मैं जब कंप्लीट करूंगा तो ये सर्कल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि नहीं। जितना रेडियस है मैंने उतनी क्या ले ली, जितना ये रेडियस है उतनी मैंने क्या ले ली, आर्क ले ली। रेडियस के जितना ये रेडियस है, ये समझ आ रही है, जितना आपके पास ये रेडियस है उतनी ही आपने क्या लेनी है, ये आपने आर्क लेनी है। मतलब ये आर्क जो है वो आर के बराबर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आर। यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गई, आर बन गई।
ओके, तो अब इस आर्क ने, क्योंकि ये सेंटर है किसका, सर्कल का, यहां पर जितना उसने एंगल सबटेंड किया, ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लेन एंगल बोलेंगे। समझ आई? कौन सा एंगल बना ये, कौन सा एंगल बना, इसको हम रेडियन बोलेंगे। प्लेन एंगल मतलब द एंगल, हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि हमारे पास जो एंगल है रेडियन है, रेडियन हुआ क्या, 1 रेडियन इज द एंगल, ये एंगल सबटेंड हुआ कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसने किया, बाय एन आर्क, इस आर्क ने किया। लेकिन इस आर्क की खासियत क्या थी कि ये आर्क जो है वो किसके बराबर थी, रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ आ गई? मतलब आपने जब रेडियन को डिफाइन करना है तो आपने ये देखना है कि जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही हमने रेडियस की आर्क लेनी है, और उस आर्क ने जितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। ओके, क्लियर हो गया? चलो, अब उसके बाद आ गया स्टार रेडियन। इसको स्टी रेडियन भी बोलते हैं, स्टार रेडियन भी बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा है ना। पता नहीं आपको क्या, आप सर्च कर लेना कैसे बोलते हैं, है ना। चले, चलो, अब स्टार रेडियन क्या होता है। इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, पता है सभी को, दैट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो 1 स्टार रेडियन क्या होता है, दैट इज द सॉलिड एंगल। वो क्या था, पहले क्या था, वो पहले क्या था हमारे पास, प्लेन एंगल, ये क्या है, सॉलिड एंगल। तो 1 स्टार रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर by its surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। नहीं समझ आया? चलो, अब मैं समझाता हूं आपको। वही बात फिर हम फिर करते हैं। पहले आप देख लो कि ये समझ आ गया कि होता क्या है, यूनिट सॉलिड एंगल क्या होता है। उसमें हमने क्या किया था, रेडियन में हमने क्या किया था कि हमने उतना ही रेडियस लिया, जितना रेडियस था उतनी आर्क ले ली। उस आर्क ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया, दैट एंगल इज क्या था, वो रेडियन। ये रेडियन था। जितना रेडियस है उतनी आर्क लेके उस आर्क ने जितना एंगल सबटेंड किया, ये देखो ये एंगल सबटेंड किया है इतना, ये आर्क ने यहां से लेके यहां तक ये आर्क है, इसने जितना एंगल सबटेंड किया, ये क्या था हमारे पास, रेडियन था। रेडियन का यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल में आ गए, जब हम सॉलिड एंगल में आए तो उसने क्या बोला, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। वहां पर सर्कल था बेटा, यहां पर क्या है, स्फीयर है। जब आप स्फीयर की बात कर रहे हो तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारे पास जो सरफेस आएगा, अब हमारे पास सरफेस आएगा, उसमें सर्कल था, सर्कल में क्या आता है, रेडियस, और हमारे पास क्या आएगा, वो ऊपर। सर्कल क्या कैसा होता है, अगर हम यहाँ की बात करें तो सर्कल होता है ऐसा। जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर भरा होता है। सर्कल में आपके पास ये आ रहा है सर्कमफ्रेंस, इसमें क्या आ रहा है, सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है। इसमें सरकमफ्रेंस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, सरफेस एरिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं 1 स्टीरेडियन की बात कर रहा हूं तो हमारे पास ये देखो ध्यान से, ये मान लो सेंटर है किसका, स्फीयर का। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। अब मैंने क्या लेना है, उस स्फीयर के ऊपर एरिया लेना है। मान लो स्फीयर है हमारे पास, मैंने स्फीयर के ऊपर इतना एरिया ले लिया, स्फीयर के ऊपर मैंने इतना एरिया ले लिया, और ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जितना स्फीयर का रेडियस है आर, कैपिटल आर ले लेते हैं हम, ठीक है, रेडियस आर, कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो, जो भी आपने बोला। तो ये जो रेडियस है, जितना रेडियस है उसका स्क्वायर कर दो, उतना आपके पास क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया होना चाहिए। उस सरफेस ने जितना एंगल सबटेंड किया, अब ये सरफेस एरिया है, पहले क्या था, आर्क थी। अब मैंने स्फीयर के ऊपर आर्क थोड़ा ले सकते हैं हम, स्फीयर के ऊपर क्या लेंगे, स्फीयर के ऊपर हम क्या लेंगे, उसका सरफेस एरिया। उस एरिया ने जितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट इज नोन एज स्टीरेडियन। समझ आई बेटा? उसमें क्या था, ध्यान से देखना, इसमें क्या था हमारे पास, इसमें आर्क थी, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, राइट। उसमें हमारे पास सर्कल था, इसमें स्फीयर है, उसमें हमने आर्क ली और इसमें हमने क्या लिया,
सरफेस एरिया। तो वो सरफेस एरिया की क्या खासियत है कि वो सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, रेडियस का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और उसने जितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है दैट इज नॉन एज स्टीरियोरेडियन। तो आपके पास सारी की सारी डेफिनेशन आ गई और बहुत बढ़िया ढंग से मैंने आपको बताई है। आप ये भी नहीं बोलोगे कि सर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, हमें सारा कुछ दिखाई दिया, स्क्रीन के ऊपर है सारा कुछ। तो आपने ये सारी डेफिनेशंस जो हैं साथ में पढ़नी भी है और लिखनी भी है और याद भी करनी है। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया हो, क्योंकि ये डेफिनेशंस किसी को समझ नहीं आती हैं, राइट। अगर आप इसको क्रैम भी करोगे, रट्टा भी लगाओगे तो भी याद नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता दिया है। अगर नहीं याद होती है तो सीधा आपने सोचना है कि हमने फ्रांस जाना है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जाना है। पेरिस में क्या है, एक जगह है सेवरस, सेवरस में आपने इंटरनेशनल वेयर ऑफ वेट्स एंड मेजर, वहां पर जाना है। वहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, वो आप देखो जाके, ठीक है, समझ आ गई। तो रेडियन और स्टीरियोरेडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में आर्क लेनी है जिसका जो हमारे पास लेंथ होगी आर्क की वो रेडियस के बराबर होगी। उसने एंगल स्टैंड किया कहां पर, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो आपका रेडियन बन गया। अगर सॉलिड स्फीयर है तो हमने एरिया ले लेना है। एरिया भी कितना होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। उस एरिया ने जितना एंगल सबटेंड किया एट द कहां पर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो वो क्या, क्योंकि आप जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को कंसिडर करो कि आपके पास वो क्या है, फुटबॉल भरा हुआ है। जो ये नहीं है कि फुटबॉल वैसे बीच में से खाली होता है, उसमें हवा भरते हैं। आप ये देखो कि भरा हुआ है सारा का सारा। या आपके पास एक स्पंज बॉल है या और कोई रबर की बॉल है, उसको इमेजिन करो। आपने उस रबर बॉल के ऊपर क्या करना है, गोल सा, जितना उसका रेडियस ना उतना गोल सरफेस एरिया आपने उसके ऊपर काट लेना है। जितना रेडियस है उसका स्क्वायर करके, मान लो उसका रेडियस है बॉल का, मान लो हमारे पास कितना होगा, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रख लो, नहीं चलो 5 सेंटीमीटर की बॉल रख लो, मैं छोटी छोटी बॉल की बात कर रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर रख लो, 5 नहीं है 10 सेंटीमीटर रख लो। अब तो कुछ 10 सेंटीमीटर उसका क्या है, तो रेडियस है। तो आपने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस उसके ऊपर क्या करना है, रेडियस का आपने सर्कल लगा देना है, ठीक है। तो उसने जितना एंगल स्टैंड करना है एट द सेंटर ऑफ दैट बॉल, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोरेडियन। समझ आ गई, क्लियर है, सो वेरी गुड। तो आज मैंने आपको एक और ढंग से पढ़ाया, बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था आई एम नॉट फीलिंग वेल, इवन देन मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका जो लेक्चर है वो मिस ना हो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल तक मीन्स विद इन 24 आवर्स आपके ये 9 की 9 डेफिनेशन ऑन टिप्स होनी चाहिए। मैंने किसी को भी फ़ोन कर लेना है कि बेटा बता कैंडेला की डेफिनेशन, बता मोल की डेफिनेशन, बता रेडियन की डेफिनेशन, बता स्टीरियोरेडियन की डेफिनेशन। क्लियर है? टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। घर में बैठना है, पढ़ना है, खाना पीना है और एक्सरसाइज जरूर करते रहना है, ठीक है। घर वालों को तंग बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल के साथ ज़्यादा चिपके नहीं बैठना है। अपना लेक्चर लिया, नोट किया, मोबाइल को साइड में रख दिया, ठीक है। क्लियर है? ओके बाय, गुड बाय।